हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। जोरदार स्वागत करता हूं मैं शिखर पांडे आपके अपने चैनल इजी एकेडमिक्स पे। और आज हम पढ़ेंगे एसिड बेसिस सॉल्ट का जो बचा हुआ चैप्टर है। हम लोगों ने आधा चैप्टर कर लिया था, बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली थी। एसिड बेस होते क्या हैं, रिएक्शंस क्या करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ वगैरह, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वगैरह, स्ट्रेंथ सब कुछ डिसाइड कर लिया था। उस समय हम लोगों ने एक चीज़ बता रखी थी। अब इस चैप्टर का जो बचा हुआ हिस्सा है उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए बिना समय को बर्बाद किए तुरंत हम इसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो कहां पे थे बेटा, फटाफट आते हैं। हाँ, जो हमारा लास्ट था वो ये था, स्ट्रेंथ के बारे में बात करी थी हमने कि आप पानी में जितना अच्छा घुलते हैं, जितना अच्छा H प्लस पानी में वो एसिड देता है, उतनी अच्छी उसकी स्ट्रेंथ होती है। सारी बात हम लोगों ने कर रखी थी। अब हम डिपेंड करते हैं किस पे बेटा, एक स्ट्रेंथ और भी तरीका है निकालने का, वो है पीएच स्केल। क्या है बेटा? पीएच स्केल। आप पीएच स्केल से भी स्ट्रेंथ निकाल सकते हो। पहले तो बता दूं, पीएच जो ये वर्ड है ना, इसका मतलब पावर होता है बेटा। क्या मतलब होता है? पावर होता है, ठीक है। जर्मन वर्ड है, पावर है, ठीक है। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। पीएच स्केल इज द स्केल मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन इन सॉल्यूशन। बता दिया आपको, हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन, जाहिर सी बात है जिसकी हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी वो उतना अच्छा एसिड होगा, सीधी सी बात है, ठीक है। अब सुनो, आप जैसा कि देख सकते हो ये पीएच स्केल बेटा 0 से स्टार्ट होती है और 14 तक जाती है, ठीक है। और जो इसका बीच का पार्ट होता है ये वाला, ठीक है बेटा, ये वाला पार्ट जो होता है ये होता है 7 पे, ठीक है। और ये होता है न्यूट्रल। क्या होता है बेटा? ये होता है न्यूट्रल, यानी पानी। मतलब क्या बेटा? न्यूट्रल और पानी होता है, ठीक है। H2O कहते हैं इसको, ठीक है। एक बात और जान लो, ये जो स्केल आप देख रहे हो 0 से स्टार्ट हुई और 14 पे खत्म हुई, ये बेटा स्केल केवल तब तक सही है जब तक टेम्परेचर कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस। जब तक टेम्परेचर कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस। इसको हम कहते हैं बेटा रूम टेम्परेचर। क्या कहते हैं बेटा? इसको हम कहते हैं रूम टेम्परेचर, है ना बेटा। क्या कहते हैं इसको? रूम टेम्परेचर। मतलब अगर रूम टेम्परेचर से हटके आपने कोई दूसरा टेम्परेचर ले लिया तो हो सकता है कि ये स्केल क्या हो जाए, डिस्टर्ब हो जाए। समझ में आ रही बात? जैसे कि आप टेम्परेचर जब बढ़ाते हो ना तो ये स्केल क्या होने लगती है बेटा, ये स्केल छोटी होने लगती है। समझ में आ रही बात? जैसे कि करीब 70 डिग्री सेल्सियस के आसपास जब तुम जाते हो तो ये स्केल क्या हो जाती है, 14 से हटके 13 की बन जाती है। और जो ये न्यूट्रल आप 7 देख रहे हो वाटर, ये 6.5 बन जाता है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? ठीक है। तो ये जो 0 से 14 की पीएच स्केल है ये रूम टेम्परेचर पे ही होती है, यानी 25 डिग्री सेल्सियस पे ही होती है। नॉर्मल टेम्परेचर इसको मान के चलते हैं। आप टेम्परेचर बढ़ाओगे स्केल छोटी हो जाएगी, टेम्परेचर घटाओगे स्केल बढ़ जाती है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आप देख सकते हो 7 क्या है बेटा, 7 न्यूट्रल है, जैसा कि मैंने बोल दिया था 7 क्या है, न्यूट्रल है, ठीक है। 7 से जब इधर आ रहे हो, मतलब 6 5 4 3 2 1 0 ऐसे आ रहे हो, इधर आ रहे हो तो क्या बढ़ रहा है बेटा, एसिडिक कैरेक्टर। आप ध्यान से देखो क्या बढ़ रहा है, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। मतलब जितनी छोटी वैल्यू होगी एसिड उतना ज्यादा अच्छा होगा। जैसे कि मान लो मेरे पास दो एलिमेंट हैं ए और बी, इसमें से कह दूं एक की पीएच वैल्यू 4 है, एक की पीएच वैल्यू 3 है, तो दोनों में ज्यादा अच्छा एसिड कौन हो जाएगा, तो बी आपका क्या हो जाएगा, ज्यादा अच्छा एसिड हो जाएगा। समझ में आ रही बात? तो जिसकी वैल्यू पीएच की जितनी कम होगी 7 से, वो उतना अच्छा क्या कहलाएगा, एसिड कहलाएगा। और जिसकी पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा हो, ठीक है, 7 तो हो ही गया, 8 9 10 11 12 13 और 14 ऐसा हो, तो इधर जब आप जाओगे तो एसिडिक कैरेक्टर कम होने लगता है। और जाहिर सी बात है अगर एसिडिक कैरेक्टर कम होगा तो कौन सा कैरेक्टर बढ़ जाएगा बेटा, देखो लिखा हुआ है कौन सा कैरेक्टर बढ़ जाएगा, बेसिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? तो 7 पे क्या है, न्यूट्रल, 7 से कम क्या है, एसिड, और 7 से ज्यादा क्या है, बेस, ठीक है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे, आपको अच्छा समझ में आएगा। ऐसे मान लो मेरे पास क्या बेटा, 4 एलिमेंट दिए हैं ए बी सी और डी, ठीक है। सबकी पीएच वैल्यू मुझे दे रखी है, ठीक है। सबकी पीएच वैल्यू दे रखी है 4 11 13 और 9, ठीक है। अब मेरे से बोला, इस 9 को हटा के एक और अच्छा काम कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं 5। क्या कर लेते हैं बेटा, 5, ठीक है। अब मुझसे कोई कहे कि इनमें से सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, तो बेटा आप बस ये चेक कर लो कि पीएच वैल्यू सबसे छोटी किसकी है, तो आप सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड किसको कह दोगे, ए को। सबसे वीक एसिड कौन है, तो जाहिर सी बात है पीएच वैल्यू जिसकी सबसे बड़ी होगी वो सबसे वीक एसिड होगा, ठीक है।
और अगर ये पूछ दे कि इनमें सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन है, तो बेटा सबसे स्ट्रॉन्ग बेस आपका कौन होगा, यही हो जाएगा सबसे स्ट्रॉन्ग बेस। क्यों इसलिए क्योंकि 7 से जितनी बड़ी वैल्यू होगी वो उतना वीक एसिड होगा और उतना ही क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा। ठीक है, और आपको कोई कह दे कि आप इसको अरेंज करिए एसिडिक स्ट्रेंथ, किसमें अरेंज करिए बेटा, आप इसको अरेंज करिए एसिडिक स्ट्रेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। किसमें अरेंज करिए, आप इसको अरेंज करिए बेटा एसिडिक स्ट्रेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो अब मैं अरेंज करके दिखा देता हूं, ABCD 4 दिख रहे हैं। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में मतलब सबसे बेकार से सबसे अच्छा। तो बेटा इनमें सबसे बेकार एसिड की बात करोगे तो सबसे बेकार एसिड तो C है। क्यों, जिसकी pH जितनी छोटी वो उतना अच्छा एसिड और जितनी बड़ी वो उतना गंदा एसिड। समझ में आ रही बात, तो pH जितना बड़ा एसिड उतना गंदा और बेस उतना ही अच्छा हो जाता वो। ठीक है, तो अगर एसिड की बात करोगे तो सबसे गंदा एसिड कौन है बेटा, यहाँ पे C है। 13 के बाद कौन है, फिर 11 वाला, यानी कौन होगा बेटा, C से अच्छा B है। 11 के बाद कौन आएगा, 5 वाला, यानी D है। और सबसे अच्छा एसिड कौन है बेटा, A है। ये किसकी इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गई बेटा, ये हो गई एसिडिक इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब ये बेस के लिए पूछता इंक्रीजिंग, अगर ये कौन सी स्ट्रेंथ पूछता, बेसिक स्ट्रेंथ पूछता, तो आप क्या करते बेटा, तो आप ये करते, बेसिक पूछेगा तो बेस तो जो वैल्यू जितनी बड़ी होगी pH की वो उतना अच्छा बेस होगा, तो छोटे से स्टार्ट करो। तो बेस सबसे गंदा कौन है बेटा, A है। उससे अच्छा कौन है बेटा, D है। उससे अच्छा कौन है बेटा, B है। और सबसे अच्छा बेस कौन है, C है। तो ये किसके लिए हो जाएगा, बेसिक स्ट्रेंथ के लिए। सिंपल सी बात है, pH वैल्यू जितनी छोटी उतना अच्छा एसिड, जितनी बड़ी उतना अच्छा बेस। ठीक है, सिंपल बात, खत्म, डन। चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो दिया हुआ एसिड है, मैंने बता रखी है बात आप लोग को इससे पहले भी कि एसिड क्या करता है, AB, याद आ रहा है, AB एसिड ब्लू को किस में कन्वर्ट कर देगा, रेड में। ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट करेगा, रेड में। और बेस क्या करता है, बेस रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देता है, ब्लू में। ठीक है, तभी मैंने कहा था लिटमस वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, लिटमस वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। लिटमस आप याद कर लो, AB क्या याद कर लो, AB, A से एसिड, B से ब्लू। तो एसिड किस में कन्वर्ट करेगा, ब्लू को किस में कन्वर्ट कर देगा बेटा, किस में कन्वर्ट कर देगा, रेड में। ठीक है, और बेस क्या करेगा, रेड को ब्लू में। ठीक है, तो आप देखो, आपको पता है ना 7 से इधर आओगे तो क्या बढ़ता है, 7 से इधर आओगे तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है। तो एसिडिक कैरेक्टर जैसे जैसे बढ़ेगा, देख रहे हो आप, जो लिटमस आपका ब्लू था वो धीरे धीरे इधर आने पे, देख रहे हो इधर, जो इधर स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये 0 1 2 ये सब क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड, इधर आने पे क्या कर दे रहा है, इसको रेड में कन्वर्ट कर रहा है। किस में कन्वर्ट कर रहा है बेटा, रेड में कन्वर्ट कर दे रहा है। ठीक है, 5 6 पे मत देखना है, यहां पे ग्रीन इस वजह से है क्योंकि यहां का एसिड बहुत वीक होगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात। ठीक है, अब सुनो, अब देखो इधर, जब तुम इधर आ गए 10 से बाहर गए, तो आप ध्यान से देखो, यहां से हल्का हल्का, आप देखो ध्यान से बेटा, तो यहां से हल्का हल्का, यहां से ये देख रहे हो आप, हल्का हल्का कैसा होना शुरू हो रहा है, ब्लू। कैसा होना शुरू हो रहा है, ब्लू। तो मतलब रेड को ब्लू में कौन कन्वर्ट करता है, बेस ही तो कन्वर्ट करता है ना। इसका मतलब क्या है, इधर बेसिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। समझ में आ रही बात, देख रहे हो लिखा है ना इधर, मोर H3O+ आयन। इसका मतलब H3O+ आयन कौन बनाएगा, जो पानी में H+ देगा। पानी में H+ कौन देता है, बता चुका हूं, एसिड देगा। तो इधर मोर H3O+ आयन है, मतलब हाइड्रोनियम आयन कहते थे इसको, आपको याद आ रहा हो तो। ठीक है, इधर मोर H3O+ आयन है, इसका मतलब इधर ज्यादा एसिड है। इधर कम H3O+ आयन, मतलब इधर कम एसिड है। मतलब ये बेसिक है, बेसिकली इतना गंदा एसिड है कि ये बेस ही है। समझ में आ रही बात, जाहिर सी बात है, बेस है, इसका मतलब बहुत गंदा एसिड है। ठीक है, तो ये बात हो गई। आप देखें इधर ब्लू को रेड में कन्वर्ट हुआ है, इधर रेड से ब्लू में कन्वर्ट हुआ है। ठीक है बेटा, चलो आगे। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, हाँ बहुत इंपॉर्टेंस है भाई। नॉर्मल ड्रिंकिंग वाटर हैज अ पीएच ऑफ 7, हाँ 7, हम जो पानी पीते हैं उसका पीएच 7 होता है। ठीक है, ना एसिडिक ना बेसिक, न्यूट्रल। क्योंकि अगर वो एसिडिक हो जाएगा तो हम पिएंगे उसको तो हमारी बॉडी में एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा, बेसिक होगा तो हमारी बॉडी में बेसिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा, इसलिए हम नॉर्मल पानी पीते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इन पॉल्यूटेड एरियाज द रेन वाटर कैन हैव अ पीएच लोअर देन 5.6 इंडिकेटिंग इट्स एसिडिक। ठीक है, एक रेन होती है, इसको हम कहते हैं एसिड रेन। क्या कहते हैं बेटा, एसिड रेन। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात, ये एसिड रेन जो होती है, इसका पानी जो होता है 5.6 के आसपास, इसकी जो पीएच, इस रेन वाटर के जो पानी की पीएच होती है वो करीब करीब कितनी होती है, 5.6 के आसपास होती है। और इसके बहुत 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 ही ज्यादा
हार्मफुल इफेक्ट्स हैं बेटा, इसके बहुत ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं, खास तौर से किस पे, खास तौर से बेटा एक्वेटिक एनिमल्स पे। किस पे बेटा? एक्वेटिक एनिमल्स पे। समझ में आ रही बात? जो होता क्या है, जो नदी में एक्वेटिक एनिमल्स कहाँ रहेंगे? समुद्र में, नदी के अंदर रहेंगे, ऐसे ही तो रहेंगे। तो जब बारिश, तो नॉर्मल पानी तो न्यूट्रल है, उसमें कोई इतनी एसिडिक कैरेक्टर नहीं होती है, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा समझाता भी हूं इसको, यहां पे समझाऊंगा, आपको अच्छा लगेगा थोड़ा सा। हमारी जो ह्यूमन बॉडी है, क्या बेटा, हमारी जो ह्यूमन बॉडी है, या लिविंग बीइंग कह लो आप, ठीक है, लिविंग बीइंग्स भी चल जाएगा। लिविंग बॉडी जो है वो पीएच मेनली जो रेजिस्ट करती है वो 7 से लेके 7.8 तक में रेजिस्ट करती है, ठीक है। तो लिविंग बॉडी में तो भाई एक्वेटिक एनिमल्स भी हैं, क्या है बेटा? एक्वेटिक एनिमल्स भी हैं, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, मान लो ये तुम्हारी क्या है, मान लो ये तुम्हारा पानी का सरफेस है, ठीक है। ये तुम्हारा क्या है बेटा? ये तुम्हारा वाटर का सरफेस है, ठीक है। और इसके अंदर तुम्हारी एनिमल्स हैं, एनिमल्स बढ़िया मछलियां वगैरह बना लो थोड़ा सा, है ना, अलग टाइप की मछलियां हैं, लेकिन चलो बना लो, ठीक है। अब मेरी बात सुनना जरा, है तो ये लिविंग बॉडी, तो इनको कितने पीएच चाहिए? इनको पीएच चाहिए 7 से 7.8 का पीएच चाहिए, जो कि इस समय इस वाटर का पीएच है, ठीक है। लेकिन जब एसिड रेन हुई, क्या हुई बेटा? एसिड रेन हुई, ठीक है। ये आपकी बढ़िया रेन हो रही है, झमझमाती हुई बारिश है, समझ में आ रही बात? जब एसिड रेन हुई बेटा, तो एसिड रेन की पीएच कितनी है? जो इस वाले रेन की पीएच है वो तो 5.6 है। वो जब इस वाटर में मिलेगा, है ना, वो जब समझ लो, जब ये रेन जो है इसकी सरफेस पे गिरेगी और ये बढ़िया से इस सरफेस पे ऐसे मिल जाएगी, तो अब जो बेटा इसका पीएच है वो कितना हो गया? वो भी तो अब 5.6 के आसपास आ गया। क्यों? पहले न्यूट्रल था, फिर 5.6 गिर गया, न्यूट्रल पे एसिडिक गिर गया, तो जो पानी है पहले न्यूट्रल था, उस पे एसिडिक पानी गिरा, तो वो पूरा पानी कैसा हो जाएगा? एसिडिक ही तो हो जाएगा ना। तो मतलब अब इसकी जो पीएच है वो पहले तो 7.8 तक थी, अब वो हटके कितनी हो गई है? अब वो हटके हो गई है बेटा 5.6। कितनी हो गई बेटा? करीब करीब 5.6, जो कि काफी अच्छी खासी क्या है बेटा? एसिडिक है। और ये बहुत 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 ज्यादा नुकसान पहुंचाती है किनको? किनको? एक्वेटिक एनिमल्स को, जिसकी वजह से ये बेचारे इवन इनकी क्या हो जाती है? डेथ भी हो जाती है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? एसिड रेन का बहुत भयंकर खतरा होता है, ठीक है। अब सुन लो, एसिड रेन में मेनली 2 एसिड्स पाए जाते हैं। एसिड रेन में मेनली 2 एसिड्स पाए जाते हैं, एक तो पाई जाती है नाइट्रिक एसिड और एक पाई जाती है सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। नाइट्रिक एसिड कहां से मिलती है? नाइट्रोजन से बनती है। ये समझ में आ रही बात? बिजली वगैरह कड़कती है, उसमें नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन से कंबाइन करके वो बनाती है पहले NO, फिर ऑक्सीजन से मिलकर बनाती है NO2, फिर इसमें जब पानी डालते हो तो क्या बन जाती है? HNO3 बन जाती है, ठीक है। सब सिलेबस के, आपके सिलेबस के बाहर है, बट मैं आपको बता दे रहा हूं, ये ऐसे बनता है ये सब, ठीक है। एसिड रेन में मेनली कौन सी 2 एसिड? नाइट्रिक और सल्फ्यूरिक, ठीक है। अच्छा, लिविंग बीइंग पे तो ये फर्क है, एसिड रेन का बता दिया मैंने। खासतौर से एक्वेटिक एनिमल्स जो पानी के अंदर रहते हैं जानवर, वो इवन मर तक जाते हैं एसिड रेन की वजह से। समझ में आ रही बात? इतना भयंकर इसका नुकसान है। नॉन लिविंग बीइंग्स पे भी इसका खतरा है, मतलब जो इमारतें हैं, है ना, जो आपके बने हुई बिल्डिंग्स हैं वगैरह, इन सब पे भी एसिड रेन का बहुत बड़ा फर्क है। और भारत में सबसे बड़ा फर्क एसिड रेन का किसी बिल्डिंग के ऊपर पड़ रहा है, तो वो बहुत बड़ी बिल्डिंग है, हमारे देश का 7वां अजूबा, इसको हम क्या कहते हैं बेटा? ताजमहल। ताजमहल की वजह, एसिड रेन की वजह से बेटा, ताजमहल का जो पहले सफेद रंग का दिखता था ताजमहल, एसिड रेन पड़ने की वजह से उसका रंग हल्का हल्का पीला होने लगा है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? क्या होने लगा बेटा? हल्का हल्का पीला होने लगा है। और तुमको कुछ थोड़ा सा पहले ले चलता हूं तो दिखाता हूं। देखो 4 से 5 के बीच में जब आ रही है तो हल्की हल्की पीली बन जा रही है ना, ये 3 4 5 के आसपास, लाइटिश येलो टाइप का, ठीक है। देखो 4 5 के आसपास, इस वजह से ये क्या हो रहा है, आपका जो ताजमहल है हल्का हल्का पीला दिख रहा है उसका मॉन्यूमेंट, ठीक है। ये मैंने बता दिया आपको, ठीक है। अगला है ह्यूमन बॉडी, वही वाली बात कह रहा है, ह्यूमन बॉडी 7 से 7.8 के बीच में एग्जिस्ट करती है पीएच में, ठीक है। आगे, हाँ, जो हमारे दांत हैं, ठीक है। पहले बात तो दांत किससे बने होते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं भाई। किससे बने होते हैं? CaCO3 से, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट एक सॉल्ट है, क्या है बेटा? सॉल्ट है। और कैसा सॉल्ट है? बेसिक सॉल्ट होता है ये, ठीक है। कैसा सॉल्ट होता है बेटा? बेसिक सॉल्ट होता है, ठीक है।
अब सुनो, हमारे जो दांत टूट जाते हैं मेनली टूटते क्यों है? हमारे दांत वैसे तो कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं, ठीक है, जो ना एसिडिक है ना कुछ है, बट होता क्या है, दांत हमारे जो मेनली टूटते हैं वो इस वजह से टूटते हैं, खास तौर से जब हम मीठा कुछ खा लेते हैं, कोई शुगरी आइटम जब आप खाते हो, ठीक है, और उसके बाद आप पानी नहीं पीते हो या माउथ को क्लीन नहीं करते हो, बहुत समय तक ऐसे ही रखते हो, तो बहुत समय बाद इसमें एक बैक्टीरिया माउथ के अंदर ही प्रोड्यूस होता है जिसके अंदर एसिड पाई जाती है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? वो क्या करती है, वो जो हमारी माउथ है ना, जो हमारी टीथ है माउथ की, सॉरी हाँ, जो हमारी टीथ है उसकी जो पीएच है वो 5.5 यानी क्या कर देती है, हल्का सा एसिडिक कर देती है उसको। क्या कर देती है बेटा? एसिडिक कर देती है, ठीक है। इस वजह से हमारे दांतों को क्या होती है, दिक्कत होती है, तकलीफ होती है, और हमारे दांत में जो खट्टापन आता है या दांत कमजोर होते हैं, टूटने लगते हैं, वो इसी की वजह से होते हैं, ठीक है। इसी वजह से हमें अपना मुंह हमेशा धुलते रहना चाहिए, और खास तौर से कोई मीठा चीज आप खाओ तो तुरंत पानी पी लो या मुंह साफ कर लो। खट्टी चीज में या तीखी चीज में इतनी दिक्कत नहीं है, मीठी चीज में सबसे ज्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि वो बहुत देर तक मीठी चीज खाने के बाद अगर आप अपना मुंह नहीं धुलते हो तो उसमें एक बैक्टीरिया पैदा होता है जो हमारी केविटी के अंदर होता है, और उसके अंदर कुछ एसिड पाई जाती है जो हमारी दांत की पीएच है उसको क्या कर देता है, लगभग 5.5 के आसपास ला देता है, जो कि स्लाइटली एसिडिक है। इस वजह से हमारे दांत में खट्टापन और टूटने की व्यवस्था जो है शुरू हो जाती है, ठीक है। तो यही बात कही गई है। अब सुनो, इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, टूथपेस्ट। और बेटा लोग कहते हैं ना टूथपेस्ट में नमक है, टूथपेस्ट में नमक नहीं है बेटा, टूथपेस्ट में बेस है। क्या है बेटा? बेस है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? तो टूथपेस्ट में नमक नहीं, क्या है, टूथपेस्ट में बेस है। और ये बेस क्या करता है, जो हमारी एसिडिटी बढ़ जाती है, जो हम खाना ना खाते हैं, गंदगी चिपक जाती है, तो एसिडिक बैक्टीरिया को किल कर देता है और न्यूट्रल कर देता है, ठीक है। Tooth decay starts when the pH of the mouth is less than 5.5. कैल्शियम फ्लोराइड प्रेजेंट इन टूथपेस्ट। देखो कैल्शियम फ्लोराइड प्रेजेंट है ना, कैल्शियम फ्लोराइड को क्या कहते हैं बेटा? CaF कहते हैं। क्या कहते हैं? CaF, ठीक है। प्रेजेंट इन द टूथपेस्ट न्यूट्रलाइज द एसिड इन द माउथ, ठीक है। CaF पाया जाता है टूथपेस्ट में, जो कि बेसिक होता है नेचर में, ठीक है। नेचर में कैसा होता है? बेसिक होता है। आगे हमारी स्टमक में भी HCl पाई जाती है, आप लोग को पता होती है, एंजाइमिक HCl हमारी स्टमक में पाई जाती है। क्या काम करती है? हमारे फूड को डाइजेशन, हमारे फूड का डाइजेशन जो होता है उसमें हेल्प करती है। समझ में आ रही बात? कभी कभी क्या होता है, हमारा फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, तो जो एसिड हमारे फूड को डाइजेस्ट करना चाह रही थी वो अपना काम नहीं कर पाई, तो वो क्या करती है, हमारी बॉडी में घूमना शुरू हो जाती है। समझ में आ रही बात? इस वजह से जो एसिड को हमारे फूड को डाइजेस्ट करना था और वहीं खत्म हो जाना था, वो काम वो कर नहीं पाई। क्यों? क्योंकि हमारा फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाया सही से। तो जब हमें इनडाइजेशन होता है तो लोग कहते हैं ना एसिडिटी हो गई है, वो ये होता है कि जो एसिड को काम करना था डाइजेशन का वो कर नहीं पाई, और वो फ्रीली हमारी बॉडी में क्या हो रही है, घूमना शुरू हो जाती है। इस वजह से हमारी बॉडी में एसिडिक कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, और लोग कहते हैं हमारी बॉडी को क्या हो गई है बेटा? एसिडिटी हो गई है। क्या हो गई है हम लोगों को? एसिडिटी हो गई है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? ठीक है, वो इनडाइजेशन की वजह से ही होता है। एक्सेस ऑफ HCl इन द स्टमक कॉजेस इनडाइजेशन। एंटा एसिड, हाँ लोग कहते हैं ना इनो पी लो या ये सब पी लो, तो एंटा एसिड का मतलब वो होता है बेटा, एंटा का मतलब अगेंस्ट एसिड। क्या बेटा? अगेंस्ट एसिड। तो एसिड के अगेंस्ट कौन होगा बेटा? एसिड के अगेंस्ट होगा बेस। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? ठीक है, तो एंटा एसिड क्या होता है? बेस होते हैं। क्या होते हैं बेटा? बेस। तो जाहिर सी बात है तुम्हारी बॉडी में एसिड बढ़ गया है, तो तुम कोई ऐसी चीज लो जो बेसिक हो, तो एसिड बेस से रिएक्ट करके क्या करेगा? उसको न्यूट्रल कर देगा, क्योंकि एसिड और बेस का रिएक्शन हमेशा क्या करता है? बताओ बेटा? सॉल्ट और पानी बनाता है, और पानी कैसा होता है? न्यूट्रल होता है, हमारी बॉडी को न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है, तो एंटासिड्स लाइक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठंडा दूध जो वगैरह होता है, इनको आप पीजिए। कंटेनिंग अ बेस इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट। इनो का नाम सुना होगा ना? इनो ये बेसिक सॉल्ट होता है। समझ में आ रही बात? सोडा होता है, ये बेसिक सॉल्ट होता है। ठीक है, तो बेसिक सॉल्ट है मतलब बेस की प्रॉपर्टी पाई जा रही है, तो क्या है? एंटा एसिड ही तो है। जिसके पास बेस की प्रॉपर्टी है वो एंटा एसिड है, मतलब एसिड के अगेंस्ट काम कर रहा है। ठीक है, समझ में आ गया? आगे हाँ, जब बी स्टिंग वगैरह काटती है तो आपको पेन होता है, उसमें माइल्ड बेस होता है। ठीक है, तो वो बी स्टिंग लीव्स एंड सॉरी जो आपको चींटी वगैरह काटती है, खासतौर से चींटी जब काटती है तो उसके अंदर एक एसिड पाई जाती है, उसको हम कहते हैं HCOOH, नाम है फॉर्मिक एसिड। क्या नाम है बेटा? फॉर्मिक एसिड। ठीक है, जो हल्का निशान बन जाता है। बी स्टिंग के काटने से भी एसिड निकलती है जो पेन कॉज करती है, तो उसके लिए भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे बेकिंग सोडा वगैरह हम अगर लगा लेते हैं तो हमारे पेन को क्या कर देती है? रिलीफ कर देती है। ठीक है, इतनी चीजें आपकी इसमें थी। चलते हैं आगे, सॉल्ट के बारे में पहले जानेंगे।
सॉल्ट इन डेली लाइफ। पहले सॉल्ट क्या होता है ये जानो, उसके बाद जानेंगे क्या होता है उसका पूरा खेल। बेटा सॉल्ट पहली बात तो वो आयनिक कंपाउंड है। क्या बेटा? सॉल्ट वो आयनिक कंपाउंड है जो ना ही H+ में टूटता है और ना ही OH- में टूटता है। क्या बोल रहा हूं भाई? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मैं लिख दे रहा हूं, ये वो आयनिक कंपाउंड है, दैट आयनिक कंपाउंड which neither breaks in H+ nor in OH- आयंस। मतलब आयनिक कंपाउंड तो है, आयन में तो टूटेगा, प्लस माइनस में तो टूटेगा, लेकिन वो H+ में और OH- में नहीं टूटेगा। वो प्लस H नहीं होगा और वो माइनस OH नहीं होगा। समझ में आ रही बात? मतलब आयनिक कंपाउंड है तो आयंस यानी प्लस माइनस में तो टूटेगा, ये निश्चित है, लेकिन ना ही H+ में टूटेगा ना ही OH- में टूटेगा। इन दोनों को छोड़ के बाकी किसी में भी टूट सकता है। वो क्या है? सॉल्ट। ठीक है, इसके कुछ टाइप होते हैं, मैं बता देता हूं आपको। एक होता है एसिडिक सॉल्ट। कौन सा सॉल्ट होता है बेटा? एसिडिक। एक होता है बेसिक सॉल्ट। कौन सा सॉल्ट होता है बेटा? बेसिक। एक होता है न्यूट्रल सॉल्ट। कौन सा सॉल्ट होता है बेटा? न्यूट्रल। और एक वीक होता है, आप कंडीशनल लिख लो उसको। क्या लिख लो? कंडीशनल सॉल्ट। ठीक है, बताता हूं क्या होता है, सुनना जरा। एसिडिक सॉल्ट, नाम में पता चल रहा है वो सॉल्ट जिसमें एसिड की मात्रा ठीक ठाक पाई जाए, जिसमें एसिड की मात्रा क्या हो बेटा? ठीक ठाक पाई जाए। ठीक है, जैसे कि बताता हूं, तो मैं बताता हूं आपको बेटा, वो सॉल्ट जो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से मिलकर बना हो। भाई अगर सॉल्ट है तो एसिड और बेस से मिलकर तो बना ही होगा। ठीक है, तो अगर वो सॉल्ट एसिडिक है तो वो जिस एसिड और बेस से मिलकर बना होगा उसमें एसिड स्ट्रॉन्ग होगा और बेस क्या होगा? वीक होगा। मतलब मैं आपको ऐसे समझाता हूं, वो सॉल्ट, पहले तो ये जान लो, जो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से मिलकर बने होंगे वो क्या कहलाएंगे? एसिडिक सॉल्ट। एग्जाम्पल के तौर पे लेता हूं मैं NH4Cl। क्या लेता हूं बेटा? NH4Cl। ठीक है, क्या ले रहा हूं? NH4Cl। ठीक है, बहुत ध्यान सुनना बेटा। ये Cl दिख रहा है बेटा, ये क्या है? सॉल्ट है। ये तो पता है आपको क्या है? सॉल्ट है। अगर सॉल्ट है तो एसिड और बेस तो होगा इसमें। ठीक है, ये Cl दिख रहा है, तो ये Cl आया होगा HCl से। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? और बचा हुआ जो है उसके आगे क्या लगा दो? OH। ये तुम्हारा क्या बन गया? ये तुम्हारा क्या है बेटा? एसिड। और ये तुम्हारा क्या है बेटा? क्या है बेटा? बेस। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? और सबको पता है कि HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्या है बेटा? स्ट्रॉन्ग एसिड। और सबको पता है कि ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, ये वीक बेस है। क्या है बेटा? वीक बेस है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? तो NH4Cl समझ लो, ये तुम्हारा एक ऐसा सॉल्ट, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, मतलब वो सॉल्ट जिनमें स्ट्रॉन्ग एसिड हो और वीक बेस हो। समझ में आ रही बात? एक आध और इसका एग्जांपल ले लूं जैसे, अच्छा एक बात और, NH4OH एक ऐसा एल्कलाई है जो मेटेलिक हाइड्रोक्साइड नहीं होता। क्या मतलब? मतलब बताता हूं, जैसे मान लो NaOH पढ़ते हो, ये एक एल्कलाई है ना बेटा। CaOH का होल ट्वाइस पढ़ते हो, ये एल्कलाई है। MgOH का होल ट्वाइस पढ़ते हो, ये एल्कलाई है ना। AlOH का होल थ्राइस पढ़ते हो, ये एल्कलाई है, एंड सो ऑन। इनमें आपने क्या चीज कॉमन देखी कि OH से पहले जो आ रहा है वो क्या है? वो मेटल है। क्या है बेटा? मेटल है ना। मतलब एल्कलाई को आप क्या कहोगे? मेटेलिक हाइड्रोक्साइड। क्या कहोगे बेटा? मेटेलिक हाइड्रोक्साइड है। समझ में आ रही बात? ठीक है, लेकिन एक एक्सेप्शन होता है, ये जो NH4OH है बेटा, ये OH तो है, एल्कलाई हो गया, लेकिन इससे पहले वाला जो एलिमेंट है ये NH4, ये कोई मेटल नहीं है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? तो ये इकलौता ऐसा एल्कलाई है जिसमें हाइड्रोक्साइड से पहले यानी OH से पहले कोई मेटल नहीं आता, फिर भी ये एल्कलाई है। ठीक है, और ये वीक बेस है यानी वीक एल्कलाई है। ठीक है, तो अब हो गया ऐसे। अच्छा एक मान लो अगर आपके सामने ये आ गया, जैसे मान लो आ गया FeCl3। क्या आ गया? FeCl3। बेटा Cl है तो जाहिर सी बात है किससे बना होगा? HCl से।
और Fe है तो आगे क्या लगा दो, OH लगा दो, OH का होल थ्राइस लगा दो। क्यों? क्योंकि FeCl3 है तो Fe+3 में होगा ना, ठीक है। तो अब HCl क्या है बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड है, दिख ही रहा है, और ये क्या है बेटा, ये वीक बेस है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? तो बेटा ऐसे सॉल्ट जो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से मिलकर बने हो, देखो एसिड बेस से तो मिलकर बने ही होंगे, इसमें भी कैसे करोगे आइडेंटिफाई, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से मिलकर बने हो तो एसिडिक सॉल्ट। समझ में आ रही बात? अभी ऐसे सॉल्ट जिनमें अब क्या हो, बेस स्ट्रॉन्ग हो, वो क्या कहलाएंगे, बेसिक सॉल्ट। जैसे कि वो सॉल्ट जो बेसिक कौन से होंगे, मतलब स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से मिलकर बने हो, वो क्या कहलाएंगे, बेसिक सॉल्ट। जैसे कि मैं बताता हूं, CH3COO, नहीं इसको हटा दो, इससे अच्छा है ये जान लो, ये हो गया NaHCO3, क्या जान लो बेटा, NaHCO3। अब मेरी बात सुनना, अगर Na आ रहा है तो इसका बेस तो कंफर्म हो गया, NaOH होगा। क्या होगा बेटा, NaOH होगा। अब सुनो, अगर HCO3 आ रहा है तो एसिड भी कंफर्म हो गया, क्या होगा, H2CO3। क्या होगा बेटा, H2CO3। ये बेटा स्ट्रॉन्ग बेस है, और H2CO3 अभी पिछले लेक्चर में बताया कैसा एसिड होता है, वीक एसिड होता है। स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड किससे मिलकर बना है, ये स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड। तो ये कैसा हो गया बेटा, ये हो गया बेसिक सॉल्ट। कैसा हो गया, बेसिक सॉल्ट। ठीक है, आप चाहो तो Na2CO3 भी ले सकते हो एग्जांपल में, ये भी NaOH से मिलकर बना होगा और ये H2CO3 से मिलकर बना होगा। ठीक है, तुम्हें एसिड बेस छांटना आना चाहिए बस। ठीक है, न्यूट्रल बेटा ये इंपॉर्टेंट है, इसका एसिड भी स्ट्रांग होगा, इसका एसिड भी स्ट्रांग होगा और इसका बेस भी स्ट्रांग होगा। समझ में आ रही बात? इसका एसिड भी स्ट्रांग होगा, अरे क्या हो रहा है, इसका एसिड भी स्ट्रांग होगा और इसका बेस भी क्या होगा बेटा, स्ट्रांग होगा, और इसका बेस भी क्या होगा, स्ट्रांग होगा। जैसे कि जो सॉल्ट आप खाते हो NaCl, क्या खाते हो बेटा, NaCl खाते हो, तो NaCl में Na आ रहा है तो ये बना होगा NaOH से, और Cl आ रहा है तो क्या बना होगा, HCl से। बेटा ये है स्ट्रॉन्ग बेस और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? ठीक है, और जो सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलके बनते हैं उनको हम न्यूट्रल सॉल्ट कहते हैं। समझ में आया? इसीलिए तो हम लोग NaCl खाते हैं। क्यों? वो सॉल्ट कैसा है, वो न्यूट्रल है, वो ना हमारी बॉडी की एसिडिक कैरेक्टर बढ़ाएगा ना बेसिक कैरेक्टर बढ़ाएगा, वो हमारी बॉडी की जो pH पहले थी वैसे ही मेंटेन करे रखेगा, क्योंकि वो न्यूट्रल है। ठीक है, एक और होता है कंडीशनल। कंडीशनल में बेटा दोनों वीक हो जाए, मतलब वीक एसिड भी हो जाए और वीक बेस भी हो जाए तो कंडीशनल। जैसे एग्जांपल ले लो तो CH3COO NH4, इसके बारे में ज्यादा ध्यान नहीं देना है, तभी थोड़ा सा जान लो। अब CH3COO है तो जाहिर सी बात है कौन सी एसिड होगी, CH3COOH होगी, यानी इसको हम क्या कहते हैं, एसिटिक एसिड। क्या कहते हैं बेटा, एसिटिक एसिड। ये सब पढ़ा चुका हूँ, CNS कंपाउंड में देख लेना मेरे लेक्चर आप लोग। ये वीक है क्योंकि ऑर्गेनिक है, और इसके बारे में तो अभी चर्चा ही करके आ रहे हो। NH4 है तो OH लगेगा, तो ये तो बेटा बहुत तगड़ा वीक बेस होता है। ठीक है, तो इतनी चीजें थी सॉल्ट के बारे में, इतनी चीजें हैं, आप इसको नोट डाउन कर लो, आपके लिए सही रहेगा। ठीक है, चलो बेटा फिलहाल हम पढ़ते हैं कुछ सॉल्ट इन डेली लाइफ। टेबल सॉल्ट मतलब कुछ और नहीं, नॉर्मल सॉल्ट है, NaCl की बात चल रही है। ठीक है, जो आपके टेबल पर रखा रहता है उसको कहते हैं। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर ये भी सॉल्ट है, बेकिंग सोडा ये भी सॉल्ट है, वॉशिंग सोडा ये भी सॉल्ट है। एक एक करके हम सारे सॉल्ट का डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, चले टेबल सॉल्ट, ये आपको दिख रहा है? ठीक है, अच्छी बात है, दिख रहा है तो। अब देखो टेबल सॉल्ट, एक होता है रॉक सॉल्ट। क्या होता है बेटा, रॉक सॉल्ट कहां से मिलता है, अर्थ की सरफेस, रॉक लिख ही रहा है तो अर्थ की सरफेस से मिलेगा आपको। ठीक है, और द लीस्ट प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ सॉल्ट, मतलब बहुत घटिया किस्म का, बहुत लीस्ट प्रोसेस्ड, मतलब ये हो गया आपका कि सॉल्ट तो होता है लेकिन इसका इस्तेमाल सॉल्ट के रूप में एकदम खत्म, कभी किया ही नहीं जाता। समझ में आ रही बात? ठीक है, अगला है सी सॉल्ट, वो सॉल्ट जो तुम्हें सी वाटर से मिल जाए वो सी सॉल्ट है। ऑब्टेन बाय इवेपोरेटिंग सी और ओशियन वाटर। सी और ओशियन, वो अब तो पता ही है कि ये तो आपको पता है कि समुद्र का पानी कैसा होता है, खारा होता है, उसमें नमक बहुत ज्यादा होता है। तो जब उस पानी को मैं इवेपोरेट कर देता हूं तो पानी तो उड़ जाता है,
जो मिनरल होते हैं उसके, जो एक्चुअली में नमक होते हैं, वो नीचे बैठ जाते हैं, तो वहीं से हमें क्या मिलता है, सी सॉल्ट मिलता है। ठीक है, देखो इनको उड़ा दिया तुमने। ऑल्सो कंटेन इम्प्योरिटीज बट हैज फ्यूअर इम्प्योरिटीज देन रॉक सॉल्ट। समझ में आ रही बात? इसके अंदर इम्प्योरिटी भी होती है, जाहिर सी बात है यार, समुद्र के अंदर का पानी है तो और भी इम्प्योरिटी भी होगी, लेकिन इसके मुकाबले कम होती है, क्योंकि ये तो धरती के अंदर से पाया जा रहा है, इसके पास तो गंदगी होगी। वो तो तब भी सी के अंदर से पाया जा रहा है, समुद्र के अंदर से पाया जा रहा है, तो गंदगी होगी, इतनी नहीं होगी जितनी इसके अंदर होगी। तो धरती की, ये तो मिट्टी के अंदर से ये निकाल ले हो ना इसको, तो आप इसको मिट्टी के अंदर से नहीं निकाल ले हो। आप समझ में आ गई बात? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। टेबल सॉल्ट, द कॉमन सॉल्ट इज एन इंपॉर्टेंट फॉर मटेरियल, सब बता दिया। वेरियस मटेरियल इन आवर डेली लाइफ यूज सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर एंड मैनी मोर। ठीक है, ये आपके इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल्स हैं। ठीक है, लेट अस सी हाउ वन सब्सटेंस इज यूज्ड फॉर मेकिंग दीस डिफरेंट सब्सटेंसेस। क्या कह रहा है? अब एक सॉल्ट के जरिए से मैं आपको सारे सॉल्ट बना के दिखाऊंगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? ठीक है, देखो कैसे। फॉर्मेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, पहले तो इन्होंने क्या बनाया, सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाया। ठीक है, चलो वो बना लेते हैं। क्या किया इन्होंने, पहले ये देखो, ये इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस है बेटा। ठीक है, ये कैथोड है, कैथोड कैसा होता है, नेगेटिव, और ये एनोड है, एनोड की रोड कैसी होती है, पॉजिटिव। ठीक है, आप सुनो क्या किया इन्होंने, इसको क्लोर एल्कलाई प्रोसेस कहते हैं। सुनो, इन्होंने किया सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या चाह रहे हैं कि क्या बना लूं मैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनाना चाह रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सुनो कैसे बनाया। इन्होंने क्या काम किया भाई, ये बढ़िया से तुमको दिख रहा है। इन्होंने सबसे पहले इसके अंदर डाला है NaOH, सॉरी NaCl। क्या डाला बेटा, इन्होंने डाला इसके अंदर NaCl। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? और पानी तो इसके अंदर था ही सही, क्योंकि सारा काम कहाँ हो रहा है, पानी में तो हो रहा है। तो इसके अंदर जो है वाटर तो पहले से ही है। ठीक है, पहले से ही क्या है बेटा, पानी तो पहले से ही है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? ये आपस में रिएक्ट करेंगे। क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे। होता क्या, सुनना, तुमने जैसे ही पानी के अंदर NaCl डाला, ठीक है, तो जैसे ही तुमने पानी के अंदर NaCl डाला, मैं यहां लिख दे रहा हूं, ये टूटना चालू हो जाएगा Na+ में, और किस में टूटना चालू हो जाएगा, Cl- में। ठीक है, टूटेगा तो बेटा पानी भी, पानी किस में टूटेगा बेटा, H+ में और OH- में, है ना। ये किसकी बात है, ये NaCl है जो टूट गया, और ये कौन है बेटा, जो पानी है वो टूट गया। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? ठीक है, अब मेरी बात सुनो, आपके पास प्लस के कितने हैं, आपके पास 2 कटायन है। क्या है बेटा, 2 कटायन है, और आपके पास 2 ही क्या है बेटा, अनायन है। क्या है बेटा, अनायन है। मतलब 2 प्लस वाले हैं, 2 माइनस वाले हैं। बेटा प्लस वाला हमेशा कहां जाएगा, कैथोड पे। क्यों, क्योंकि कैथोड कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज। और माइनस वाला हमेशा कहां जाएगा, एनोड पे, क्योंकि एनोड कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, अब मेरी बात सुनना जरा, मैं यहां लिखता हूं, कैथोड पे, ठीक है, कैथोड पे अगर आप लाते हो, बहुत ध्यान सुनना, कैथोड पे माइनस वाले, कैथोड पे कौन आएंगे बेटा, प्लस वाले। अब सुनो, आपके पास प्लस वाले कितने हैं, 2 हैं। कौन है, एक तो Na+ है और दूसरा कौन है, H+ है। तो इन दोनों में कौन आएगा बेटा, मैं बताता हूं। बेटा रिएक्टिविटी सीरीज में जो नीचे आता है, क्या बोल रहा हूं, मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज में जो नीचे आता है, वो पहले जाता है किस पे, कैथोड पे। किस पे जाता है, कैथोड पे। समझ में आ रही बात? वो पहले किस पे जाता है, कैथोड पे। ठीक है, मैं इसको अलग से कर दूं या समझ में आ रहा होगा, चलो अच्छा इसको अलग से कर लेते, ज्यादा अच्छा समझ में आएगा आपको। ठीक है, क्या था बेटा, इसके अंदर रॉड थी, ठीक है, ये ऐसा ऐसा था, ठीक है, ये कैथोड थी, ये एनोड थी, मतलब ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव था। ठीक है, इसके अंदर आयंस थे, मतलब इसके अंदर आपने NaCl डाला तो Na+ में और Cl- में टूट गया था। ठीक है, और पानी तो पहले ही से था, तो पानी भी H+ में और OH- में टूट गया था। ठीक है, अब इस कैथोड की अगर बात करते हो, तुम किसकी बात कर रहे हो बेटा, कैथोड की। बहुत ध्यान सुनना, कैथोड कैसा है, नेगेटिव टर्मिनल है। ठीक है, तो नेगेटिव के पास कौन आएगा, या तो Na+ आएगा या तो H+ आएगा। दोनों में कौन आएगा पहले, तो वो H+ आता है। क्यों, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में जो जितना नीचे आता है वो कैथोड के पास सबसे पहले भागता है। ऊपर वाला देर में जाता है, नीचे वाला पहले जाता है, यहां उल्टा काम होता है। ठीक है, तो Na और H में तो जाहिर सी बात है H बहुत नीचे आता है। ठीक है, तो कैथोड में कौन चला जाता है बेटा, H+। ठीक है, अब H+ क्या करता है बेटा, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, एक्सेप्ट करेगा तो क्या बना देगा, H। क्या बना देगा बेटा, H। समझ में आ रही बात? क्योंकि ये तो माइनस का है, इसके पास तो इलेक्ट्रॉन का भंडारा है,
ये इनको तुरंत इलेक्ट्रॉन देगा और क्या करेगा, न्यूट्रल कर देगा। इसी की लालच में तो गए हैं ये, ठीक है। अब ये एक अकेला H बेटा अनस्टेबल होता है, समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात। तो ऐसा भी नहीं है कि केवल यहाँ एक ही पानी होगा, पानी के तो भंडारे खुले हैं, बहुत सारे पानी होंगे, तो एक H+ थोड़ी ना जाएगा, बहुत सारे H+ जाएंगे, ठीक है। मैं ऐसा मानता हूं कि 2 H+ मान के चलता हूं, और भी बहुत सारे होंगे। तो आप क्या करना, आप 2 H+ मानोगे तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना और क्या बना लेना बेटा, आप बना लेना H2, ठीक है। तो कैथोड पे क्या बन गया बेटा, कैथोड पे जो गैस बन गई वो है H2। कौन सी गैस बन गई, H2, ठीक है। एक चीज और बेटा, कैथोड पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्शन, इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, H+ एक्सेप्ट कर रहा है। और इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, अभी बताया केमिकल रिएक्शन वाले चैप्टर में पढ़ा रखा है मैंने, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, रिडक्शन। तो ध्यान रखना हमेशा इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान कैथोड पे हमेशा क्या होती है, रिडक्शन। कैथोड पे हमेशा क्या होती है, रिडक्शन, ठीक है। चलो अब आते हैं एनोड की तरफ, ठीक है। तो आप ऐसा भी कह सकते हो कि Na+ में और H+ में रिडक्शन जल्दी किसका होता है, किसका होता है, H+ का होता है, ठीक है। मतलब जो जितना नीचे आएगा उसका रिडक्शन उतनी जल्दी होगा, ठीक है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, SRP कहते हैं हम इसको, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन का ज्यादा होता है, ठीक है। मतलब वो इलेक्ट्रोलाइसिस चैप्टर 12 में है, उसमें से पढ़ना है हमको, ठीक है। फिलहाल अब इसमें आ जाओ एनोड पे, किस पे आ जाओ बेटा, एनोड पे, ठीक है। एनोड के पास भी भैया अगर ये प्लस का है तो इसके पास भी दो रास्ते हैं, दो माइनस वाले हैं, Cl- भी है और OH- भी है, ठीक है। तो Cl- और OH- में Cl- थोड़ा सा नीचे आएगा, तो Cl- पहले जाता है। Cl- और OH- में कौन पहले जाएगा, Cl- जाएगा। तो ये Cl- यहां आया, समझ में आ रही बात। ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन निकाल देगा और क्या बना देगी, क्लोरीन अकेली रह जाएगी, ठीक है। सेम वही बात, एक NaCl तो होंगे नहीं, बहुत सारे होंगे, तो इसको आप किससे मल्टीप्लाई कर लो, 2 से मल्टीप्लाई कर लो और क्या बना दो, Cl2 बना दो। समझ में आ रही बात। तो सिंपल सी बात है। अब देखो यहां पे क्या हुआ बेटा, यहां पे इलेक्ट्रॉन बाहर निकले हैं, इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना क्या होता है, ऑक्सीडेशन। क्या होता है, ऑक्सीडेशन। अच्छा ये बात कभी मत सोच लेना गलती से भी कि यहां तो इलेक्ट्रॉन, बच्चा पता है सोचता है कि ये माइनस का है, इसको ये प्लस वाले के पास जा रहा है तो इसको प्रोटॉन मिल जाएगा। नहीं, कोई भी न्यूट्रल दो ही रास्ते से होता है, या तो इलेक्ट्रॉन देके या तो इलेक्ट्रॉन लेके। प्रोटॉन का तो कोई चक्कर ही नहीं होता, समझ में आ रही बात। प्रोटॉन ना जाता है ना आता है, जाता आता सिर्फ इलेक्ट्रॉन है। अगर किसी के पास माइनस का चार्ज है तो वो इलेक्ट्रॉन दे देगा, न्यूट्रल हो जाएगा, और किसी के पास प्लस का चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन लेके न्यूट्रल होगा। समझ में आ रही बात। ऐसा मत सोचना कि प्लस वाले के पास आया ये माइनस है, इसको प्लस दे के न्यूट्रल कर देगा, नहीं, ये अपना माइनस यहां निकाल देगा और उसके बाद न्यूट्रल होगा। समझ में आ रही बात, इतनी बात थी, ठीक है। इतना ही मुझे समझाना था आपको। अब मैं चलता हूं इस पे जो दिया हुआ आपका, देख लो आप, ठीक है। यहां देख लो आप, ये एनोड रॉड दिख रही है आपको, एनोड वाली, एनोड पे कौन सी गैस आ रही है, Cl2, और कैथोड आप देख लो, कैथोड पे कौन सी गैस आ रही है, H2। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात, ठीक है। इस प्रोसेस का नाम है क्लोर एल्कलाई प्रोसेस, ठीक है। क्लोर का मतलब क्लोरीन तो बन रही है और NaOH एल्कलाई भी बन रहा है, समझ में आ रही बात। तो इसको आप क्या कहोगे, क्लोर एल्कलाई प्रोसेस। नहीं समझ में आया, बोलो भाई क्या कहोगे, क्लोर एल्कलाई प्रोसेस, ठीक है। आगे बढ़े, देखो क्या हुआ, मैंने बताया था NaCl एक्वस में था, पानी में था, इसको किस में डाला गया, वापस पानी में डाला गया। समझ में आ रही बात। NaCl किस में था बेटा, पानी में था, और इसको वापस किस में डाला गया, पानी में ही डाला गया। मतलब पहले से भीगा हुआ NaCl लाए, उसको और उल्टा किस में डाल दिया, पानी में ही डाल दिया, ठीक है। तो वहां पे कौन सी गैस निकली बेटा, Cl2 निकली एनोड पे और H2 निकली कैथोड पे, ठीक है। Cl2 कहां निकली, एनोड पे, और H2 कहां निकली, कैथोड पे, ठीक है। ठीक है, अब सुनो, Cl ये बाहर निकल गया और ये बाहर निकल गया, तो Na+ और OH- तो बच गया था ना। तो Na+ और OH- क्या करेगा बेटा, आपस में बॉन्ड बना लेगा और ये एक बनाएगा कंपाउंड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। समझ में आ रही बात। तो H2 कहां मिल गया, कैथोड पे, Cl2 गैस मिल गई एनोड पे, और बच क्या गया, NaOH बच गया। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात, ठीक है। तो Cl2 बाहर निकल गई तो क्लोर, NaOH क्या होता है, एल्कलाई, इसीलिए इस प्रोसेस का नाम क्या होता है बेटा, मैं खुद भी लिख देता हूं, इस प्रोसेस का नाम होता है क्लोर एल्कलाई। समझ में आ रही बात, ठीक है। एक चीज और जान लो, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। NaCl एक्वस में, मतलब पहले से ही NaCl के ऊपर कुछ, पहले से ही NaCl के ऊपर कुछ तुमने पानी की छींटे डाल रखी हैं, ठीक है, गीला गीला कर रखा है उसको,
और उसके बाद उसको सुखाने की बजाय तुम क्या कर दे रहे हो, पूरे बाल्टी में ही डुबा दे रहे हो कि और गीले हो जाओ। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? तो ये जो बदतमीज टाइप का सॉल्यूशन आपने बनाया है, इस सॉल्यूशन का एक नाम है, और इस सॉल्यूशन का नाम है बेटा ब्राइन सॉल्यूशन। क्या कहते हैं इसको? इसको हम कहते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको कॉपी में नोट करेंगे। समझ में आ रही बात? ठीक है, क्या नाम है इसका? ब्राइन सॉल्यूशन। देखो लिखा भी ना, ब्राइन मतलब गीले नमक को पानी में डालना, ये क्या कहलाता है? ब्राइन सॉल्यूशन। क्या कहलाता है? ब्राइन सॉल्यूशन। ठीक है, और इसको जैसे आपने पानी में डाला, इलेक्ट्रिसिटी पास करी, तो कैथोड एनोड पे Cl2 और H2 मिल जाती है, और बची हुई NaOH आपको मिल जाती है। तो ये क्लोरीन का क्लोर और ये अल्कलाई, क्लोर अल्कलाई प्रोसेस। ठीक है, अब सुनो, ये जो इसमें Cl2 मिली है ना, ये यूज करी जाती है क्लींजिंग एजेंट। किसमें यूज करी जाती है? ये क्लींजिंग एजेंट है, मतलब सफाई वगैरह के लिए बहुत यूज करी जाती है, और इसके हेल्प से हम बहुत सारे सॉल्ट अभी बना के दिखाएंगे आपको। ठीक है, ये डन, बहुत इंपॉर्टेंट था, एक बार फिर से रिकैप करके देख लेना अगर ना समझ में आए तो। पूरी एक एक चीज मैंने समझा रखी है कायदे से। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ब्राइन ये रहा, मैंने बता रखा था ब्राइन सॉल्यूशन। क्या हुआ? ये ब्राइन सॉल्यूशन है, ये ब्राइन सॉल्यूशन समझ रहे हो ना? मतलब ये जो बॉटल है, इसमें NaCl पहले तो एक्वस था, मतलब थोड़ा सा गीला गीला था, इसको वापस किसमें डाल दिया? पानी में ही उठा के डाल दिया, तो ये जो सॉल्यूशन पूरा बना है, इसको आप ब्राइन कह रहे हो। ठीक है, ब्राइन सॉल्यूशन में H2 गैस मिली है मुझे, और कौन सी बेटा मिली है? Cl2 गैस मिली है। याद आ रहा है ना? H+ मिली थी, ये कहां पे मिली थी? ये कैथोड पे मिली थी। ये कहां मिली थी? ये एनोड पे मिली थी। ठीक है, ये किस में काम आती है? फ्यूल, मैंगनीज, अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर वगैरह में यूज करते हैं। ठीक है, Cl2 PVC में यूज करते हैं, डिसइंफेक्टेंट, CFC वाटर ट्रीटमेंट, है ना, क्लीनिंग एजेंट बोला है ना, ये सबके सब क्या है? क्लीनिंग एजेंट ही तो है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? तो क्लोरीन को बहुत हाई अमाउंट में यूज करते हैं, किसमें? क्लीनिंग में। इवन एक CFCl3 वगैरह हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हो गया। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ जब क्लोरीन मिलती है ना हाई अमाउंट में, तो बहुत तगड़ा सफाई वगैरह में यूज करते हैं इसको। ठीक है, CCl4 वगैरह हो गया, जो लॉन्ड्री वगैरह में, जो ड्राई क्लीन वगैरह में कपड़े डालते हो, उसमें क्लोरीन बहुत तगड़ी मात्रा में यूज करी जाती है सफाई करने के लिए कपड़ों की। ठीक है, और NaOH तो सबको पता है, मेटल सोप वगैरह में यूज करते हैं इसको, डिटर्जेंट वगैरह में यूज करते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे पढ़ते हैं ब्लीचिंग पाउडर। क्या पढ़ते हैं बेटा? ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, पर हमने क्या पढ़ लिया? टेबल सॉल्ट वगैरह सब देख लिया, अब ब्लीचिंग पाउडर की बारी है। सुनो, मैंने कहा था ना, जो Cl2 उसमें से निकली थी, Cl2 निकली थी ना क्लोरो अल्कलाई प्रोसेस में, Cl2 निकली थी, H2 निकली थी, और क्या बन गया था? NaOH। ये क्लोर है, ये अल्कलाई है, तभी इसका नाम क्या पड़ा था? क्लोर अल्कलाई पड़ा था। याद करो, ठीक है ना? यही Cl2 काम आती है। ठीक है, और यही Cl2 बेटा हम देखो यहां ले आए। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? इस बार NaOH नहीं है साथ में, कोई दूसरा अल्कलाई है, वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसको स्लेक लाइम कहते हैं। आपको अगर याद आ रहा हो तो इसको हम कहते हैं स्लेक लाइम, या फिर कई लोग इनको लाइम वाटर के नाम से भी जानते हैं। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? ठीक है, तो इस Cl2 के साथ अब NaOH नहीं आता, कौन आता है? स्लेक लाइम या CaOH का होल्ड डिवाइस। वो ड्राई रहेगा, ध्यान रखना, सूखा रहता है, वो Cl2 से रिएक्ट करता है, पानी बाहर निकल जाता है, और ये जो मतलब की चीज है वो ये है, CaOCl2 मिलता है, जिसको हम बड़ी इज्जत के साथ क्या कहते हैं? ब्लीचिंग पाउडर। सब लोग ने इस नाम को सुन रखा होगा, बहुत तगड़ा क्लीनिंग एजेंट होता है। ठीक है, तो CaOCl2 मिलकर हमें क्या बना देता है? ब्लीचिंग पाउडर बना देता है। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर का यूज क्या है पता ही है? टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, पेपर फैक्ट्रीज में, सब सफाई वगैरह में यूज करते हो। ठीक है, कपड़े वपड़े धुलने में, सब तो कर लेना, कोई इसमें नाटक नहीं है। इट इज यूज्ड टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इट इज यूज्ड एन ऑक्सीडाइजिंग केमिकल। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इट इज यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मैनी केमिकल इंडस्ट्री। बहुत सारी केमिकल इंडस्ट्रीज में ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इट इज यूज्ड एज एन डिसइंफेक्टेंट फॉर ड्रिंकिंग वाटर। हाँ, स्विमिंग पूल्स वगैरह में पता है ना, स्विमिंग पूल्स में जो पानी को साफ करते हैं उसके लिए मेनली क्लोरीन का ही यूज किया जाता है। समझ में आ रही बात? हमारी जो पानी पीते हैं उसमें भी क्लोरीन यूज करते हैं, जो RO वगैरह आते हैं उसमें थोड़ी बहुत अमाउंट में क्लोरीन रहती है जो पानी प्योरीफाई करती है। ठीक है, तो क्लोरीन इज अ क्लीनिंग एजेंट, आप कह सकते हो इट इज अ क्लींजिंग एजेंट। इट इज अ डिसइंफेक्टेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर टू मेक फ्री फ्रॉम जर्म्स। वही वाली मेरी वाली बात कह रहा, ड्रिंकिंग वाटर को क्या करता है? फ्री फ्रॉम जर्म्स कर देता है। ठीक है, अब है भाई बेकिंग सोडा। किसकी बात करते हैं? बेकिंग सोडा की। ठीक है, चलो और क्या कह रहे हैं ये सुन लेंगे जरा।
बड़ी अच्छी बात है। एक सॉल्ट है NaCl, बड़ा फेमस सॉल्ट है। इसकी रिएक्शन हम पहले कराते हैं अमोनिया से, फिर कराते हैं पानी से, और उसमें बेहतरीन उबलती हुई CO2 गैस पास कर देते हैं। ठीक है, कौन कौन है भाई? सबसे पहले है NaCl, उसके बाद है अमोनिया, फिर इनको नहलाते हैं हम अच्छे से साबुन लगा के पानी, और जब ये नहा वहा लेते हैं तो उसके ऊपर बेहतरीन CO2 गैस की थोड़ी बहुत भाप जो है पास कर देते हैं, हल्की हल्की भाप CO2 की पास कर देते हैं इनके ऊपर से। तो ये है पूरा कहानी। ये देते क्या है? ये आपको देते हैं NaHCO3। क्या देते हैं बेटा? सोडियम बाइकार्बोनेट, प्लस क्या देते हैं? NH4Cl। इसमें इससे तो हमें कोई मतलब नहीं होता, जो हमें मेन मतलब है वो इससे है, और यही फॉर्मूला है किसका? बेकिंग सोडा का। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? बेकिंग सोडा का। ये तो इसका कॉमन नेम हो गया, जो इसका केमिकल नेम है वो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। कई लोग इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कह देते हैं। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? ठीक है, तो इस तरह से ये बनता है। ठीक है, बहुत इजी है। NaCl लाओ, अमोनिया के साथ रिएक्ट करके उसको नहला दो, यानी वाटर में डिसॉल्व कर लो, CO2 की वेपर्स गुजार दो, CO2 के भाप हल्के हल्के कर दो, या CO2 मिला दो, जो मर्जी हो वो, आपको मिलकर तैयार होगा NaSCO3, जिसको हम प्यार से बेकिंग सोडा कहते हैं, प्लस अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, अब बेकिंग सोडा को तो पता ही है आपके बहुत सारे यूजेस हैं। बेकिंग सोडा खाने में, पकौड़े ये सब बढ़िया अपना बनाइए और खाइए, इन सब में यूज किए जाते हैं किचन इंडस्ट्रीज में। ठीक है, किचन डिश में। ठीक है, आप सुनो, इट इज यूज फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर। ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या करता है? बेकिंग पाउडर को बनाने में यूज करा जाता है। इसका क्या यूज किया जाता है बेटा? बेकिंग पाउडर को बनाने में यूज किया जाता है। ठीक है, कैसे? बेकिंग सोडा की अगर आप माइल्ड एसिड से करा दो, किससे करा दो? माइल्ड एसिड बेटा वो होता है जो वीक एसिड है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, जैसे ऑर्गेनिक एसिड वगैरह हो गए, थोड़े वीक एसिड। ठीक है, तो ये आपको क्या दे देते हैं? तो ये आपको दे देते हैं बेकिंग पाउडर। ठीक है, जैसे बेकिंग सोडा का फॉर्मूला NaSCO3 होता है। माइल्ड एसिड है, भले ही माइल्ड है, कमजोर है, एसिड तो है ना, और अगर एसिड बेटा वो है तो इतना तो तय है कि वो H+ तो बाहर निकालेगा ही निकालेगा। तो इसी बेकिंग सोडा की हमने किससे करा दी? माइल्ड एसिड से, यानी H+ से। तो ये CO2 बाहर निकालता है, पानी बाहर निकालता है, और सोडियम का कोई सॉल्ट निकालता है। ठीक है, समझ में आ रही बात? आपने पढ़ रखी रिएक्शन, मैंने अभी पढ़ाई है इससे पिछले लेक्चर में। किसी भी मेटल कार्बोनेट की, जैसे मान लो NaCO3 है, NaHCO3 ये मेटल कार्बोनेट है, इसकी किसी भी एसिड से कराओगे, ठीक है, तो क्या बाहर निकलेगा? सॉल्ट प्लस वाटर, और प्लस यहां CO3 है तो क्या बाहर निकलती है? CO2। ये पढ़ाई हुई रिएक्शन है, पिछली क्लास में पढ़ाई है। किसी भी कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट की अगर आप एसिड से कराते हो तो पानी और CO2 बाहर निकलती है सॉल्ट के साथ। समझ में आ रही बात? ठीक है, अब जैसे मान लो यहां मैंने एसिड जो है वो ले लिया HCl। क्या ले लिया बेटा? एसिड मैंने ले लिया HCl। तो ये जो सॉल्ट है वो ये Na है, ये Cl है, ये सॉल्ट क्या बन जाएगा? ये सॉल्ट बन जाएगा NaCl। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? ठीक है, तो वो यही कह रहे हैं कि अगर आपने यहाँ Na लिया है, अब यहाँ H+ का मतलब कोई भी एसिड हो सकता है, यहाँ HCl भी हो सकता है, H2SO4 भी हो सकता है, लेकिन इतना तो तय है कि जो भी उसका सॉल्ट बनेगा उसमें कौन आएगा? उसमें ये सोडियम तो आएगा ही आएगा ना, तो इसीलिए किसने कह दिया सोडियम ऑफ द सॉल्ट। ठीक है, अब सुनो, ये जो CO2 दिख रही है हरे से क्यों लिखा गया है? बड़ा यूज किया जाता है इसको, ब्रेड को सॉफ्ट वगैरह बनाने में इसका यूज करते हैं। ठीक है, CO2 कॉज ब्रेड और केक टू राइज मेकिंग देम सॉफ्ट एंड स्पंजी, है ना, हल्का बहुत सॉफ्ट और स्पंजी में दबाने में, जो ब्रेड को थोड़ा सा सॉफ्ट करने में, स्पंजी करने में इसमें यूज करते हैं। किसको? जो इसमें से CO2 गैस बाहर निकलती है उसको। ये देखो इसमें दिया भी हुआ है, यहां से इसमें डाला है इन्होंने H+। ठीक है, NaCO3 को इसमें डाल लें H+ मीडियम में, एसिडिक मीडियम में होगा हल्का बहुत। उसके बाद जो CO2 गैस बाहर निकली उसको इसमें डाल के जो केक वगैरह है उसको क्या कर देंगे? स्पंजी कर देंगे। ये बहुत अच्छी बात है, बेकिंग पाउडर को बनाने में यूज करता है। सही बात है, इट इज यूज्ड इन किचन फॉर मेकिंग बढ़िया पकौड़ा वगैरह। समझ में आया? आप लोग बनाएं और खाएं घर पे। ठीक है, इट इज ऑल्सो यूज इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? मतलब सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं उनमें पाई जाती है ये। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? क्यों? बेसिक होती है ना। ठीक है, और एसिड है, क्या है बेटा? एसिड है। अब एसिड अगर ये है बेटा तो इसको कौन न्यूट्रलाइज करेगा? बेस करेगा, है ना। और जो अभी आपने पढ़ा सोडियम बाइकार्बोनेट, उसका फॉर्मूला क्या प्यारे बच्चों? उसका फॉर्मूला तो NaCO3 है। तो ये कैसा है बेटा? ये है तो बेसिक ही ना। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? क्यों? क्योंकि ये किससे बना होगा? ये बना होगा NaOH से। Na से NaOH आया, प्लस यहां से क्या आया? यहां से H2CO3 आया। और पूरी दुनिया जानती है NaOH कैसा होता है?
पूरी दुनिया जानती है कि NaOH कैसा होता है बेटा, स्ट्रॉन्ग बेस, और H2CO3 कैसा होता है, वीक एसिड। तो जो सॉल्ट वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बनता है, जो स्ट्रॉन्ग होता है वही इसकी क्वालिटी होती है। तो अगर इसमें स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये कैसा होगा, बेसिक सॉल्ट। बता ही चुका हूं ये सब, ठीक है। तो एसिड के फायर को क्या करती है, न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज करी जाती है, सिंपल सी बात है, ठीक है। आगे है वॉशिंग सोडा। क्या है बेटा, वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा के नाम से पता चल रहा है कि धुलना है। धुलोगे किससे, कपड़े से, सॉरी धुलोगे किससे, पानी से। तो पानी इसमें आएगा ही आएगा। और देख लेते हैं, अभी जो बाइकार्बोनेट बना था आपका NaCO3, उसको आपने क्या किया बेटा, हीट किया। हीट करोगे तो CO2 बाहर निकलेगी। सबसे पहला काम तो CO3 दिख रही है, सबसे पहले क्या बाहर निकल जाएगी, CO2, ठीक है। हीट करोगे तो भाई CO2 बाहर निकल रही, तो पानी भी तो बाहर निकलेगा भाप बन के। तुम्हारी क्या बाहर निकल जाएगी, पानी भी बाहर निकल जाएगी। तुम्हारे पास बचेगा क्या, Na2CO3, जिसको आप क्या कहते हो, सोडियम कार्बोनेट। एंड अगेन इट इज बेसिक सॉल्ट। ये क्या है प्यारे बच्चों, बेसिक सॉल्ट है। क्यों, क्योंकि Na से NaOH बन जाएगा, CO3 से H2CO3 बन जाएगा, ठीक है। अब ये देखो, यहां बहुत बेहतरीन से बताया है इन्होंने, बहुत अच्छे तरीके से बताया। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है ये, ठीक है। इसको उन्होंने मस्त उबाला है, हीट किया है। ये जो भाप बन के उड़ रही हैं, ये CO2 और H2O है। कुछ CO2 और कुछ जो गीला गीला होगा, मॉइस्चर, इसमें कुछ थोड़ा ये गीला होगा, तो मॉइस्चर बन के जो उड़ेगा वो तो पानी हो जाएगा, और जो गैस उड़ेगी वो क्या हो जाएगी, CO2 हो जाएगी। जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, Na2CO3 बन जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये कंप्लीट करना है। समझ में आ गई बात, काफी सिंपल था, ठीक है। इस Na2CO3 को क्या करते हैं, अब क्योंकि ये वॉशिंग सोडा है तो भैया धुलोगे किससे, पानी से तो धुलोगे। इस Na2CO3 को क्या करते हैं, 10 बार पानी में, कितनी बार धुलो इसको तुम बेटा, 10 बार धुलो, ऐसा याद कर लो। 10 पानी से यानी 10 मोल पानी से मिलाते हैं, और फॉर्मूला बनके जो तैयार होता है Na2CO3.10H2O, इसको हम कहते हैं वॉशिंग सोडा। अगेन इट इज अ बेसिक सॉल्ट, दिखा रखा है इन्होंने, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये बना होगा NaOH से, वापस वही चीजें बता रहा हूं मैं। और ये किससे बना होगा, H2CO3 से, स्ट्रॉन्ग बेस है, और ये क्या बेटा, वीक एसिड है, ठीक है। Na से NaOH आ जाता है ना, समझ में आ गया। इट इज यूज फॉर क्लीनिंग एज एंड फॉर डोमेस्टिक पर्पस, बता ही दिया, कपड़े वगैरह धुलने में बहुत काम आता है। तो ये सारी चीजें आपको पता ही होंगी, ठीक है। यूजेस वगैरह तो आप खुद ही देख लो। क्लीनिंग के लिए, डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज करते हैं। मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड लाइक बोरैक्स, हाँ बोरैक्स में यूज करते हैं इसको, ठीक है। इसको किस में यूज करते हैं, बोरैक्स को बनाने में यूज करते हैं। बोरैक्स एक सोडियम का कंपाउंड होता है, ठीक है। ग्लास, सोप, पेपर इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं। रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, कुछ जो हार्ड वाटर होते हैं उनकी हार्डनेस को रिमूव करने के लिए भी इनको यूज किया जाता है, बेसिक सॉल्ट को, ठीक है। समझ में आया। आर द क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट रियली ड्राई, बेटा ये अब आप लोग सोचोगे, और मैं इसके बारे में बात करूंगा आप लोग से अगले लेक्चर में। समझ में आ रही बात, ठीक है, कि क्या ये ड्राई होते हैं, क्या ड्राई नहीं होते हैं, ठीक है। चलो ये देख लो, आपको थोड़ा बहुत हिंट भी दे रखा है इन्होंने। कॉपर सल्फेट है ये, ठीक है। कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला आप सबको पता होता है बेटा, CuSO4। इसमें Cu कैसा होता है, +2 बता चुका हूं। इसका कलर कैसा होता है, पेल ब्लू कलर का होता है। आप देखो ब्लू कलर का है, ठीक है। और ये ऊपर आप देखोगे यहाँ पे, यहाँ इन जगह पे, ये ऊपर ऊपर जो है, ये मैं रफ कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर दिख जाए। ये ऊपर वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा, ये ऊपर वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, ठीक है। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वेट नहीं होते हैं। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात, जो उन्होंने बोला था ना कि वेट, वो वेट नहीं होते हैं, ठीक है। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज द फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला ऑफ अ सॉल्ट। वॉशिंग सोडा में 10, जिप्सम एक होता है, इसमें क्या होता है 2, ठीक है। वॉशिंग सोडा में तो क्या होता है बेटा, आपको पता ही है बेटा। ये सब फॉर्मूले रट लेने हैं, रट लेने हैं। एग्जाम में इन्हीं को सीधे सीधे पूछता है, ये आपको रटने हैं। समझ में आ रही बात। और जिप्सम में कौन आ जाता है, कैल्शियम का आता है, कैल्शियम सल्फेट, CaSO4.2H2O, ठीक है। इसमें प्यारे बच्चों जो ये दोनों चीजें दिख रही हैं आपको, फिक्स अमाउंट ऑफ वाटर जो मिल रहे हैं, इनको ही हम कहते हैं WOC, यानी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और ये वेट नहीं होते, ठीक है। चलो फिर भाई, इस लेक्चर के लिए इतना ही। बड़ा धन्यवाद आप लोगों का जो आप लोगों ने मुझे सुना, ठीक है। अगले लेक्चर में इस चैप्टर को पूरा वाइंड अप करेंगे, और जो इतना भी सब पढ़ाया है मैंने, एक एक चीज आप घर पे पढ़ें, लिखें, समझें। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, फॉर्मूले रट लेना, आएंगे ही आएंगे, ठीक है। चलो ओके बाय।